ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बात फिर से हिमाचल प्रदेश भाजपा के अंदर मचे घमासान की और उस घमासान की आहट कैसे दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है, दिल्ली के सियासी गलियारों तक क्या चर्चा शुरू हो गई है हिमाचल प्रदेश के बारे में तमाम जानकारी आपको देंगे और इस ताने बाने को कहां उलझ गया है भाजपा के अंदर उसके बारे में भी बताएंगे। तो इस कार्यक्रम में बने रहिए हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि भाजपा का सियासी पारा क्यों आखिर सुलगा हुआ है। दरअसल अगर आप हिमाचल प्रदेश की भाजपा की राजनीति को फॉलो करते हैं तो समझ रहे होंगे कि पूरे देश में जिस तरह से संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं उसी तरीके से हिमाचल भाजपा भी संगठनात्मक चुनावों के दौर से गुजर रही है और उस दौर में जो सियासी पारा है वो अपने चरम पर पहुंच गया है, या यूं कह सकते हैं कि भाजपा के अंदर विद्रोह के बिगुल बज गए और ये विद्रोह इस तरीके से इस लेवल पर पहुंच गया है कि जो खटास पैदा कर रहा है हिमाचल भाजपा के ऊपर से लेकर नीचे तक जुड़े लोगों के अंदर। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि जिस तरीके से भाजपा के अंदर पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है संगठनात्मक चुनावों में, उस पीढ़ी परिवर्तन के दौरान साफ आरोप लग रहे हैं कि अब ये भाजपा वो वाली भाजपा नहीं रह गई जो भाजपा कभी हुआ करती थी। अब इस भाजपा में अपने लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, संगठन में निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए कोई जगह नहीं है और पार्टी में बाहर से आए लोगों ने कुछ इस कदर अपना आधिपत्य जमा लिया है कि वो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए कुछ चापलूसों, कुछ चाटुकारों को या कुछ विशेष लोगों को तरजीह दी जा रही है और संगठन में इस तरीके के लोग अपना कब्जा जमा रहे हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी के थे ही नहीं, जो पिछले कुछ चुनावों पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को गालियां देते थे या उनके विरुद्ध विचारों की लड़ाई भी लड़ते थे, चुनावों में उनके विरुद्ध जो है वो तमाम बातें कहते थे। और हिमाचल प्रदेश आपको पता है छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्र होते हैं जहां पर 60,000, 70,000, 80,000, मैक्सिमम 1,10,000 के करीब विधानसभा क्षेत्र में टोटल वोट होते हैं। पोलिंग की बात करें तो कहीं 60,000 पोल होते हैं, कहीं 65,000 और जीत हार का मार्जिन भी केवल 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 के बीच होता है। तो इतने छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्रों में आप समझ सकते हैं आपस की लड़ाई जो होती है पार्टियों के बीच में। कांग्रेस या भाजपा की बात करें तो जब कांग्रेस से आए कुछ लोग अब भाजपा में संगठन के पदों पर विराजमान हो रहे हैं तो वहां के जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनका नाराज होना स्वाभाविक है। हद तो तब हो गई, बात तब इतनी बढ़ गई जब हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ भाजपा नेता, भाजपा के भीषण पितामह शांता कुमार, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य शांता कुमार को बीच में कूदना पड़ा और यह कहना पड़ा कि पार्टी में नए लोगों का स्वागत तो होना चाहिए लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कोई कमी ना हो उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मतलब साफ तौर पर एक बात शांता कुमार जी ने स्वीकार कर ली कि कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हुए पुराने नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है और नए लोगों को ही महत्व दिया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं अगर आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आपने तमाम उम्र भाजपा की सेवा में तन मन धन से पार्टी की सेवा की है और एक समय ऐसा आता है जब आपको दरकिनार कर दिया जाए और बाहर से आए लोग जो कल तक आपके वैचारिक विरोधी थे वो सत्ता पर आपकी पार्टी पर ही कब्जा कर ले तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश भाजपा के अंदर। मैंने आपको कहा था कि दिल्ली दरबार के एक नेता अब भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश को इस तरीके से चलाना चाह रहे हैं कि जहां हर जगह उन्हीं के लोग मौजूद हों, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में कभी शांता गुट, कभी धूमल गुट, कभी नड्डा गुट, कभी जयराम गुट, इस तरीके के गुटों में उलझी हुई भाजपा अब एक ही गुट के लोगों से भर जाएगी। उसी गुट के लोगों का
सारी जगह पर कब्जा होगा और वो लोग जो सियासी लड़ाई शुरू करेंगे उसमें भाजपा के काफी लोग, काफी कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं और उस नाराजगी का पारा अपने चरम पर पहुंच गया है और इस नाराजगी, इस विद्रोह के बिगुल को फूंक दिया है। कभी ज्वालामुखी से भाजपा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, दिग्गज नेता, जिनको कभी आप ज्वालामुखी की शान कहते थे, जिन्होंने 98 में भाजपा की सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। आवाज भारतवर्ष से जब उनकी बात हुई, रमेश धवाला जी की बात कर रहा हूं मैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने कभी इस पार्टी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। करोड़ों रुपए का ऑफर कांग्रेस की तरफ से मिला था। 10 करोड़ रुपए की बात उन्होंने अपने मुंह से स्वीकारी कि मुझे 10 करोड़ का ऑफर कांग्रेस की तरफ से 98 में मिला था। मैंने उसको दरकिनार करते हुए प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई थी और आज जिस तरीके से पार्टी मुझे अपनों में ही बेगाना बना रही है, जिस तरीके से पार्टी मुझे दरकिनार कर रही है, जिस तरीके से पार्टी मुझे इग्नोर कर रही है, उससे ये साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा, आज मैं उसी पार्टी में बेगाना हो गया हूं। लेकिन वो साफ तौर पर एक चीज और कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस पार्टी के अंदर जमा रहूंगा और अपने हक की लड़ाई पार्टी के अंदर ही लड़के लूंगा। और ये बात केवल रमेश धवाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जहां जहां पर, जिस जगह पर उपचुनाव हुए थे, वहां पर कांग्रेस की तरफ से जो लोग आए थे, पार्टी ने अब उन्हीं लोगों को संगठन में तरजीह दी है और वहां पर भाजपा के जितने भी लोग थे उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। उनके द्वारा प्रायोजित लोगों को या उनके द्वारा आगे किए जाने लोगों को भी मंडल अध्यक्ष के पद पर जगह नहीं मिल पाई, जबकि कांग्रेस से आए हुए लोगों के खास लोगों को पार्टी ने तरजीह दे दी। और अब ये सियासी घमासान इस कदर मच गया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह की चिंगारी उठ खड़ी हुई है। आवाज भारतवर्ष ने जब इन तमाम नेताओं से बात की तो कुटलाहट से भाजपा के पूर्व विधायक, दिग्गज मंत्री, आपको याद है ना, वीरेंद्र कंवर हालांकि पार्टी के बड़े ही सम्मानित और संयमित नेता हैं, तो उन्होंने अपनी मर्यादा के अंदर रहते हुए साफ तौर पर यह कहा कि मुझे बिल्कुल भी संतोष नहीं है जिस तरीके से मेरे विधानसभा क्षेत्र में मंडल अध्यक्षों का चुनाव हुआ, मुझे बिल्कुल भी संतोष नहीं है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस से आए हुए लोगों को तरजीह दी गई, जबकि पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। लेकिन उस सब के बावजूद मुझे पार्टी का निर्णय स्वीकार है, क्योंकि मैं पार्टी का आज्ञाकारी सिपाही हूं। पार्टी के कहने पर ही मैंने उपचुनाव भी नहीं लड़ा, क्योंकि मुझे साफ तौर पर पार्टी ने कहा कि आपको जनादेश 2027 के लिए जनता ने नहीं दिया था, तो मैंने पार्टी के कहने पर अपना नामांकन भी वापस ले लिया था, जबकि मैं आजाद चुनाव लड़ने जा रहा था, पार्टी अगर टिकट नहीं भी देती तो। लेकिन मैंने पार्टी की उम्मीदों को, पार्टी की आकांक्षाओं को तरजीह दी और पार्टी के लिए अपनी तरफ से पार्टी की आज्ञा को सर्वोपरि माना। लेकिन अब पार्टी में जिस तरीके से निर्णय हो रहे हैं और जिस तरीके से संगठन से, पार्टी से जुड़े हुए लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा दुख का विषय है। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी आपको कहा था, कुटलहट का ही ये हाल ही नहीं है, उसके साथ ही गगरेट विधानसभा उन्ना की ही मैं बात करूं, वहां पर भी हमने आपको बताया था कि इस तरीके से राजेश ठाकुर को दरकिनार करते हुए पार्टी ने वहां से कांग्रेस से आए चैतन्य शर्मा को तरजीह दी थी। चैतन्य शर्मा बिल्कुल युवा हैं, उनको पार्टी में आगे बढ़ना भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके इन लोगों को तरजीह दी जा रही है, उससे कहीं ना कहीं ये पार्टी के पुराने कार्यकर्ता बिल्कुल खफा हो गए हैं। और अब ये असंतोष इस कदर बढ़ रहा है कि आने वाले दिनों में अगर भाजपा के अंदर अभी जो घमासान मचा हुआ है वो एक भयंकर रूप ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब पार्टी क्या करेगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगी? क्या इन नेताओं को, चाहे वो रमेश धवाला हो, चाहे वीरेंद्र कंवर हो, चाहे आपके धर्मशाला से जुड़े हुए पार्टी के लोग हों, चाहे लाहौल स्पीति से रामलाल मार्कंडे जो चुनाव आजाद लड़ गए थे, क्या उनको भी पार्टी वापस ला रही है, या किस तरीके से पार्टी रणनीति बना रही है, या कांग्रेस से आने वाले लोगों को ही साथ लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी और अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पीछे कर देगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से देहरा में आज
रमेश धवाला का दर्द छलका, उससे पार्टी के निष्ठावान कई कार्यकर्ताओं के प्रदेश भर में आंखों में आंसू आ गए। उनको ये दिखने लगा है या उनको ये महसूस हुआ कि जिस पार्टी को वो अपने तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, मां की तरह समर्पित होकर के उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसके लिए मान सम्मान के लिए कार्य कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो उनके साथ भी आने वाले समय में ऐसा ही हो कि पार्टी में बाहर से कोई आए और कब्जा जमा ले और वो अपनों के अंदर ही बेगाने हो जाएं। और मैंने साफ तौर पर कहा, इस सारे घटनाक्रम को देखते हुए हिमाचल प्रदेश भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता शांता कुमार भी दुखी हैं। शांता कुमार ने साफ तौर पर पार्टी को नसीहत दे दी है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पर है। आप खुद देखिए कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, 500 सालों के बाद देश में राम मंदिर का निर्माण हो जाता है, कश्मीर से धारा 370 हट जाती है। शांता कुमार जी ने अपने लेख में साफ तौर पर लिखा है, वहीं जिस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे चरम पर है, वहीं हिमाचल प्रदेश जहां से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, वहां पे भाजपा के संगठन का इतना बुरा हाल हो गया है, जहां पर पार्टी के पुराने कार्यकर्ता अपने आप को असहाय महसूस हो रहे हैं। और आपको जेपी नड्डा का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान याद होगा कि नया आए या ना आए, जुड़े या ना जुड़े, पर पुराना कार्यकर्ता जो है उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो कहीं पार्टी छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब उन्हीं के गृह क्षेत्र में इस तरीके से पार्टी के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, वो निश्चय जाहिर तौर पर वो निश्चय ही पार्टी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं या आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें बताइएगा। लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जा रहे आवाज भारतवर्ष की जो बात हुई रमेश धवाला के साथ, उसके साथ छोड़े जाते हैं। आप सुनिएगा, उसके बाद खुद निर्णय लीजिएगा, क्या रमेश धवाला बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्या उनको दरकिनार करके पार्टी आगे बढ़ पाएगी। धवाला साहब, आवाज भारतवर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे कि आपने जो आज विद्रोह का बिगुल बजाया है डेरा के अंदर, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी ना, जब वो बाई इलेक्शन हुआ ना, जब वो हमारे जो ये जो 3 इंडिपेंडेंट थे और 6 जो थे वो पार्टी के कांग्रेस के लोग थे जी, तो इन्होंने टिकटें जो मैं पहले इलेक्शन जो 22 में मैंने लड़ा था जी, तो उसमें मेरी हार हुई थी, क्योंकि मैं ज्वालामुखी से लड़ता था, मुझे देरा दिया गया जी जी, और देरा में 17 दिन मुझे मिले जी, तो वहाँ पे 17,000 वोट जो है वो। उसके बाद जब इन्होंने ये अपने राज्यसभा का जी जब सदस्य जब बनाया जी, तो उसके बाद इन्होंने हमें नहीं पूछा। अच्छा, पहले हम सारा पार्टी का जो भी ताम जाम होता था, जो भी काम देते थे, उस काम को हम करते थे जी। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने इन 9 लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और ये पार्टी में मिला लिया जी, तो फिर हमें नहीं पूछा। अच्छा, इलेक्शन में हमारे पास जो कैंडिडेट है वो नहीं आया जी ठीक है ना, बाकी जो हमारे जो बड़े नेता थे वो भी नहीं आए जी, वो भी नहीं आए, हमने काम ही नहीं किया। हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनकी जो अनदेखी की गई जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया, वो घर में बैठे रहे। अच्छा, और इससे वो 10,000 वोटों से हार गया। जी जी, वो हार का ठीक रहा, फिर हमारे ऊपर रख दिया भी ठीक है जी आपने राय पे, हमें जब बात ही नहीं की, जब हमें हमारे साथ कोई बंदा जो भी वरिष्ठ हमारे जो नेता है वो ही नहीं आए जी, तो हमने किससे करना था? हमने कोई कांग्रेस की बरकत नहीं की जी जी जी, हम गए नहीं बस। मतलब कार्यकर्ता, आपके बोलने का मतलब सीधा सीधा है कि कार्यकर्ता उदास होकर के घर में बैठ गया, घर में बैठे रहे, उन्होंने काम नहीं किया और उसके बाद वो सारा ठीकरा आपके सिर पे फोड़ दिया। हाँ। वैसे पहले जो इलेक्शन ये अपने सांसद जो हमारे अनुराग जी, तो उस टाइम 15,000 की लीड जो है वो उनको मिली थी जी जी, और उसके बाद ये बाई इलेक्शन जो हुआ तो उसमें
जी 10,000 जो है वो डाउन चले गए। जी जी तो वो हमारे जो कार्यकर्ता, आखिरकार कार्यकर्ता ही जो है वो MLA MP को जिताता है। बिल्कुल जी। तो फिर वो हमारे पास कोई आया नहीं, हमने कोई मदद नहीं की। चलिए, वो नाराजगी थी आगे बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुंच गई है कि आज आपने इसको मैं विद्रोह का बिगुल कह सकता हूं क्या? विद्रोह ऐसा है ना कि जो लोग प्राइमरी मेंबर बनी हैं, ये पार्टी का एक संविधान है जी, और संविधान में ये जो है वो पहले ये कार्यकर्ता जो है, जो मेंबर है, प्राइमरी मेंबर है या फिर वो सक्रिय सदस्य है जी, तब जा करके वो इलेक्शन जो है वो फाइट कर सकते हैं। जी जी। यहाँ पे तो ऐसे फरमान आए जी भाई, जो 40-50 लोग जो प्रत्याशी था जी, होशियार सिंह जी जी जी, तो वो उसके जो लोग थे वो 40-50 लोग इकट्ठे हुए जी। ना हमारे कोई मोर्चे के जो हमारे मंडल के लोग कोई भी नहीं बुलाया जी, हमारे जो इसके सक्रिय कार्यकर्ता कोई नहीं बुलाए जी, कोई कुछ नहीं बनाए नहीं उन्होंने। अच्छा, अपने मतलब हिसाब वो से अपने हिसाब से एक बात यहाँ पे कही कि फरमान आया, फरमान किसकी तरफ से आया? फरमान तो पार्टी की तरफ से आया ना। पार्टी में किस तो लेवल पे, प्रदेश स्तर पे आया या राष्ट्रीय स्तर से आया? ये प्रदेश स्तर पे आया ना। अच्छा, ये जो है ये फिर वो अपने लोगों को बुला करके उन्होंने अपनी घोषणा जो है जी, वो लोग जो हैं वो हमारे प्राइमरी मेंबर भी नहीं है, जी, उन लोगों को जो है वो जी, अब 2-2 मंडल में अब 2-2 जो हैं वो अध्यक्ष बना रहे हैं। जी, तो उनको बना दिया, जी, उनको बना दिया। हमें कोई हमारे जो कार्यकर्ता हैं जी, उनको किसी को नहीं पूछा और तो ये इन्होंने अपनी मर्जी से ही उस जो ये है जी, हमारे जो प्रत्याशी रहे होशियार सिंह जी, जी, उनके कहने पर बना दिए। तो अब ये प्रदेश स्तर से फरमान आया तो निश्चित तौर पर उसके बाद आपकी या उसके दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल जी से बात हुई आपकी कोई? नहीं, वो मेरे से बात ही नहीं करते हैं, मैंने की, क्योंकि उन्होंने जब इलेक्शन को 15 दिन रह गए तो उन्होंने 4 हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जी, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जी, उनको निकाल दिया 15-20 दिन। मैंने पूछा भी अगर आपने निकालने थे तो हमें मतलब फोन करते, आप इनका वो बैक ट्रैक कैसा है हमारे से पूछते जी, तब जाकर के हम बताते। वो इतने अच्छे कार्यकर्ता है जी, उनको उन्होंने 20 दिन पहले इलेक्शन के पहले वो निकाल दिया। जी, मेरे से भी नहीं पूछा, जी, मेरे से भी नहीं पूछा कि इनका कैसा मतलब व्यवहार कैसा है, इनका चरित्र कैसा है, वो ऐसी बात कोई नहीं पूछी। अब मैंने कहा मैं आई डोंट टॉक विद मिस्टर राजीव बिंदल जी, जब उन्होंने नहीं फोन किया तो मैंने क्यों फोन करना उनको। आपसे ये मित्रता की वजह क्या नजर आ रही है आपको? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों आपसे दुश्मनी निकाली जा रही है? आप टारगेट पे क्यों हैं? नहीं, टारगेट मैंने देखो ना करोड़ों रुपए को ठोकर मारकर आज शांता कुमार जी ने स्टेटमेंट लाई है जी। मुझे मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि 10 करोड़ रुपया मुझे मिल रहा था जी, और मैंने उस टाइम ये वहाँ वातावरण ही ऐसा बन गया तो मुझे पार्टी वो जो है वो ज्वाइन करना पड़ी कांग्रेस जी, और उसके बाद 18 दिन के बाद मैंने बीजेपी की सरकार बना दी जी, जी, और मुझे इतनी मैं इंडिपेंडेंट जीता था जी, इतनी ऑफर आ रही थी भाई वो 10 करोड़ रुपया लेकर जो बंदा गया था वो आजकल यहाँ पे वो भी हारे हुए प्रत्याशी हैं, वो नगरोटा बगुआ जो है वो वहाँ से वो प्रत्याशी थे और वो एक टर्म मिले भी रहे जी जी। वो उनके पर मतलब जुबान पे वो रिकॉर्ड पे है वो बात जी जी। तो अब हमारे साथ ही ऐसी डिस्क्रिमिनेशन करे जी, वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे इसको बनाया जी, सांसद को जिताया जी जी। बस मैंने को कहा कि जिस आदमी चलो ये संसद बनने के बाद 10-12 लोगों को डिस्टर्ब किया जी, ठीक है ना जी, आपने संसद बना करके तो यहाँ हिमाचल में यहाँ माहौल जो है वो खराब कर दिया जी जी जी। लेकिन मैंने तो सरकार बनाई थी और सरकार 5 साल चली जो 2.5 साल चलती थी जी जी। तो मेरा क्या कसूर है इसमें? बिल्कुल। उसके बाद वो मेरे साथ कोई बात नहीं करता
अच्छा, उसके बाद से कोई उसके बाद कोई बात नहीं करता। तो अभी ये जो विद्रोह की चिंगारी उठी है, आप अपनी लड़ाई पार्टी के अंदर ही लड़ेंगे या आने वाले समय में आप नहीं, फिर आएगा कोई हमारे मतलब पास कोई पूछेगा तो हम उसको अपनी बात अपने ये जो सारी जो इन्होंने हमारे साथ तक किया है, डिस्क्रिमिनेशन की है, वो बताएंगे। अच्छा। लेकिन आज जो है वो आज जो जिन्होंने कार्यकारिणी बनाई थी जी, और वो ऐसे लोगों को जो प्राइमरी मेंबर बनी है जी, उनको अध्यक्ष बना दिया जी, तो उसके विरोध में लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए थे। अच्छा। वो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका अब ये है, मुझे तो कोई मलाल नहीं है जी, लेकिन उनका वर्षन ये है, वो कहते हैं कि हम पैरेलल संगठन जो है बनाएंगे। अच्छा, पैरेलल, तो आप उनके साथ चलेंगे इस? हाँ, बिल्कुल। मैं तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वर्षों से वो जो पार्टी का काम कर रहे हैं, मैं तो उनके साथ ही चलूंगा। मैं उस टीम के साथ थोड़ा चलेगा वो जो फर्जी सारे मतलब बंदे जो हैं वो बनाए गए हैं। और बाकी साथी आपके जितने हैं, जैसे मैं कुटलैट से वीरेंद्र कंवर जी की बात करूं या नहीं, ये तो मैं अपने मंडल की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, इनसे तो बात करेंगे जी। प्रदेश के और नेताओं से अभी बात हो रही है आपकी या? हाँ, हो रही है। अच्छा। वहाँ ये विद्रोह की चिंगारी जो है जी, तो जो बरसों से काम कर रहे हैं जी, उन लोगों को पार्टी से जी वो निकाल दिया या उनके साथ उनको बुलाते नहीं है जी, उनको कोई फोन नहीं करता है, हमें भी कोई फोन नहीं करता है जी। तो ये जो चिंगारी है, ये 10-12 लोग जो हैं ये पूरा विद्रोह कर रहे हैं। अच्छा। जिनके खिलाफ इन्होंने पैरेलल लोगों को टिकटें दी और उनसे इलेक्शन लड़ाया जी। 9 में से 3 जीते थे। नड्डा जी से आपने शिकायत की या इस बारे में? नड्डा जी हमारे मित्र हैं, हम इकट्ठे ये रहे हैं, मंत्री जी रहे हैं, मिले रहे हैं जी। नड्डा जी जानते हैं सब कुछ जी, ठीक है ना जी। तो उसके बावजूद नड्डा जी के कहने पर ही मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। अब उनको क्या अच्छा लगता है जी, वो अब राष्ट्रीय स्तर के हमारे अध्यक्ष हैं, वो बड़े नेता हैं जी, अब उनको नहीं दिखाई देता है जी, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, उनको मतलब वो जानबूझ के देखते हैं, उनको पता है जी, उनको पता है, ठीक है ना। अच्छा, तो उनको पता है। आने वाले समय में ये लड़ाई प्रदेश में और जगह भी फैलेगी या सिर्फ अभी फैलेगी और बढ़ेगी ये? और ज्वालामुखी में आपके पूर्ववर्ती जो ज्वालामुखी में भी यही हाल है, यही हाल है वहाँ पे, ज्वालामुखी में भी यही हाल है। तो ऐसे में पवन राणा जी से भी आपकी खटपट रही है वहाँ पे? पवन राणा बड़े अच्छे व्यक्ति हैं जी, उन्होंने तो ये सारा तार जो है वो उन्होंने की है यहाँ पे। अच्छा, मतलब ये कहीं ना कहीं इस पूरी उन्होंने जो किया ना मेरे साथ 5 साल जी, उसका तो मैं व्याख्यान ही नहीं कर सकता हूँ जी। चलिए धवाला जी, हमारी आवाज भारतवर्ष की शुभकामनाएं आपके साथ। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी आपको हम तंग करते रहेंगे। चलो करो आप तंग, हमारा क्या है, हम तो अब फ्री हैं जी। नमस्कार। ठीक है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, लेकिन जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।